हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग लर्निंग प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन का हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम अभी WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका नाम बदलकर, जिसे हम मंकी पॉक्स के नाम से जानते थे, उसका नाम एम पॉक्स के नाम पर कर दिया गया है। WHO से संबंधित जो और महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो WHO की स्थापना जो होती है 7 अप्रैल 1948 को होती है। WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? इसका स्विट्जरलैंड में के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जैसे कि आपको पता है कि इससे कई देश जुड़े हुए हैं इस संगठन से। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है लोगों के स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा करना WHO का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ भारत जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य है। इसके नाते इसका भी एक मुख्यालय जो है वो भारत के राजधानी नई दिल्ली में स्थापित है। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में अभी नामित किया गया है? तो दीपा मलिक जी को राष्ट्रीय टीबी मुक्त के बारे में अभी इनको क्या किया गया है? नामित किया गया है राष्ट्रीय राजदूत के तौर पर। टीबी अभियान के बारे में और हमारे परीक्षा के लिहाज से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो हाल ही में टीबी के खिलाफ देश की लड़ाई को तेज करने के लिए, जो 2025 तक इस बीमारी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति ने जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और इसके साथ कौन सी जो मंत्रालय जुड़ा है इस पहल को लागू करने वाला? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस पहल को आरंभ किया गया है। टीबी, जिसे हम क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं, यह एक ऐसा रोग है, तो यह एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। और इसके लिए निश्चय पोर्टल भी लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। और टीबी के जो रोगी हैं उनमें पोषण के स्तर को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा निश्चय पोषण योजना की भी शुरुआत की गई है, जिसके तहत रोगियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि जिसे हम डीबीटी को कहते हैं, तो उसके माध्यम से क्या किया गया है? 500 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। किन लोगों को? जो टीबी रोग से ग्रसित हैं उन्हीं को। टीबी हवा के माध्यम से एक दूसरे से फैलने वाला ये क्या है? रोग है जो वायरस के माध्यम से एक दूसरे में प्रवाहित होता है। बेसिल कैटलेट ऑग्यून, जिसे हम BCG, टीबी रोग के लिए एक टीका लगता है। यही टीका जो टीबी रोग होता है उन्हीं व्यक्तियों को लगाया जाता है। टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हाल ही में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने क्या जनजातीय टीबी पहल की भी शुरुआत की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे हम FSSAI के रूप में जानते हैं, जिसे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं, ने किसे फूड एनिमल के रूप में अभी मंजूरी दी है? तो हिमालयी याक जो है उसे अभी फूड एनिमल के रूप में हम लोग क्या किए हैं? खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के तहत इसको हम मंजूरी मिली है। इसकी स्थापना कब होती है? तो अगस्त 2011 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम जो 2006 का बनाया गया था, उसी के तहत जो क्या है, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, जिसे हम FSSAI के प्राधिकरण का गठन भी इसी अधिनियम के तहत किया गया था। कब किया गया? 2011 में। और जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को स्वास्थ्यप्रद भोजन
विकल्पों के प्रति जागरूकता करने के उद्देश्य से ईट राइट अभियान की भी शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। और संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 का हम लोग पढ़ते हैं, जिसका उद्देश्य गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को खाने की वस्तुओं की आपूर्ति कराना भी क्या है, सरकार के तहत इसमें क्या किया जाता है, चावल, गेहूं और मोटा अनाज दिया जाता है जो काफ़ी सस्ते कीमतों पर, यानी कि 3 रुपये, 2 रुपये, 1 किलो, 1 रुपये के किलो के हिसाब से ये तीनों वस्तुएं यानी तीनों अनाज सरकार मुहैया कराती है गरीबों को। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग उद्योग, जिसे हम KVIC के नाम से जानते हैं, किस राज्य में महत्वाकांक्षी रिहैब परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा इस रिहैब परियोजना का शुभारंभ अभी हाल फिलहाल में किया गया है। जो उत्तराखंड राज्य में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 71 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 3 सीटें हैं। और लोकसभा में कुल 5 सीटें उत्तराखंड राज्य में है। और टिहरी बांध परियोजना जो हम लोग पढ़ते हैं वो भी कहाँ पे? तो ये भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें भारत में सबसे ज़्यादा घनत्व के मामले में बाघों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो उत्तराखंड राज्य में जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे। अभी इसका हाल फिलहाल में नाम बदलकर रामगंगा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। जो उत्तराखंड राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं जो हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती हैं, उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो गंगा है, यमुना है, काली और रामगंगा, कोसी नदी, गोमती, टोंस, धौली गंगा, गौरी गंगा और पिंडर नयार जो पूर्व की नदियां हैं। और पिंडर नयार यानी कि जो पिंडर नयार नदियां हैं वो पूरब में भी और पश्चिम में इस नाम की 2 नदियां हैं जो इस राज्य की प्रमुख कुछ नदियां हैं जो कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में पाई जाती हैं। हाल ही में मौना लोआ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, यह कहाँ पर स्थित है? तो जो मौना लोआ ज्वालामुखी अभी अमेरिका देश में इसका विस्फोट हुआ है। तो ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति के आधार पर ज्वालामुखियों का जो वर्गीकरण किया गया है, मुख्यतः ज्वालामुखियों के 2 प्रकार हैं। उनमें जो पहला प्रकार है केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, इसके सब पॉइंट यानी कि इसके भी कई प्रकार हैं। हवायन प्रकार के ज्वालामुखी है, स्ट्राम्बोली है और बल्कैनो तुल्य ज्वालामुखी है, विसुवियस प्रकार की ज्वालामुखी है और पिलियन प्रकार की ज्वालामुखी है। ये जो इसका क्रम है ये बढ़ते क्रम में इस प्रकार के इसके जो केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी हैं ये इतने प्रकार के होते हैं जो विस्फोटता के बढ़ते क्रम में ये लोग दर्शाए गए हैं। दूसरा जो है दरारी उद्भेदन वाले जो ज्वालामुखी हैं वो दूसरा पॉइंट है इसका। और आकृतियों के आधार पर कुछ ज्वालामुखी का वर्गीकरण किया गया है जिसे हम सील्ड ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं, मिश्रित ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं और सिंडर ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। 14 दिसंबर 2022 को किस भारतीय व्यक्तित्व की संयुक्त राष्ट्र में पहली प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो संयुक्त राष्ट्र में अभी महात्मा गांधी जी की क्या की जाएगी? प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जो संस्था है संयुक्त राष्ट्र की। तो वहाँ पे इनका जन्म कब होता है महात्मा गांधी जी का? तो 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म होता है और निधन 30 जनवरी 1948 को इनका निधन होता है। और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, जो महात्मा गांधी की उपाधि इन्हीं के द्वारा दी गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और जो राष्ट्रपिता के नाम से इनको हम जानते हैं तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा पूरे विश्व के देश 2 अक्टूबर यानी इनकी जयंती के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, पूरा विश्व मनाता है। और 1915 में जब ये दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं तो उन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए इन्होंने कितने प्रकार के संघर्ष किए थे, तो उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे इन्होंने शुरुआती दौर में चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, उसके बाद फिर असहयोग आंदोलन, स्वराज और नमक सत्याग्रह, जिसे दांडी मार्च यात्रा के नाम से जानते हैं या नमक मार्च के नाम से जानते हैं, इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। और दलित आंदोलन और निश्चय आंदोलन भी महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में शुरू किया जाता है, उसमें भी गांधी जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पत्रिकाएं क्या क्या हैं इनकी, जो इन्होंने उस समय पत्रिकाएं लिखी, हरिजन है, इंडियन ओपिनियन है और यंग इंडिया और नवजीवन, इनकी कुछ प्रमुख क्या हैं, पत्रिकाएं हैं। और लिखित पुस्तकें जो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो हिंद स्वराज क्या है, इनकी प्रमुख पुस्तक है। दक्षिण अफ्रीका के लिए सत्याग्रह का इतिहास भी इन्होंने एक पुस्तक लिखी। और सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो इनकी खुद की आत्मकथा है, वो भी इनकी एक पुस्तक है। और गीता का टीका भी इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के पहले कोविड नेजल टीके जिनको हम इनकोवैक्स को भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृति दी है, इसकी निर्माता कंपनी कौन है, तो भारत बायोटेक के द्वारा इसको अभी क्या किया गया है, इसकी निर्माता कंपनी है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की एक कंपनी है। और मुख्यालय इसका कहाँ है, तो हैदराबाद में इसकी मुख्यालय है, जो दवा की खोज, दवाइयाँ बनाने और टीकों के निर्माण, जैव चिकित्सीय और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के लिए ये क्या करती है, उत्पादों का उत्पादन करती है ये कंपनी। उसके बाद इसकी जो स्थापना होती है वो 1996 में होती है। और संस्थापक कौन है, किर्स एला इसके संस्थापक हैं भारत बायोटेक के। भारत के पहले जो स्टार्टअप ऑपरेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन श्रीहरिकोटा में किया गया, इसका निर्माण किसने किया, तो अग्निकुल जो कासमास है इनके द्वारा इसका क्या किया गया है, अभी निर्माण हाल फिलहाल में किया गया है। स्टार्टअप अग्निकुल कासमास के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो अग्निकुल कासमास एक प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है जो आईआईटी मद्रास और चेन्नई के राष्ट्रीय दहन अनुसंधान और विकास केंद्र, जिसे हम NCRD के नाम से जानते हैं, के द्वारा इसको क्या किया गया, स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना कब होती है, तो 2017 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय इसका चेन्नई में है। अग्निकुल ने सितंबर 2021 में इसरो की सुविधाओं तक पहुंच और इसके 2 फेज वाले जो लौ उपग्रह हैं अग्निबाण प्रक्षेपण यान के विकास के लिए तकनीकी विशेषज्ञता का ये लोग क्या किए हैं, एक रूपरेखा के रूप में इन्होंने समझौता किया है। इसके CEO कौन है, श्रीनाथ रविचंद्रन जी इसके अभी CEO हैं। कौन सा शहर 61वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है, तो इसकी मेजबानी नई दिल्ली सरकार के द्वारा की जा रही है। थीम क्या है, तो थीम है इसकी सेवा करना, इसकी इस साल की थीम बनाई गई है। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जो इसका पॉइंट है, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे 2022 में IIT दिल्ली जो है भारतीय संस्थान का प्रथम स्थान है। किसमें, यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे रिपोर्ट जो जारी की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारतीय मुख्यालय भारत की राजधानी में भी स्थित है। और हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता जो 2022 की अभी संपन्न हुई है, वो भी नई दिल्ली में इसका समापन हुआ है। 18वां जो G20 राष्ट्र अध्यक्षों और शासना अध्यक्षों का जो शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर को जो 2023 को कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो वो भी नई दिल्ली में इसको आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो हम लोग पढ़ते हैं,
उसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है? 1988 से प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं, जो पूरा विश्व मनाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो HIV संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स महामारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना। एड्स का पूरा नाम क्या रखा गया है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। और यह एक तरह का विषाणु है जो इसके माध्यम से इस रोग को फैलाता है, जिसका नाम क्या है? HIV है, यानी ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस इसका नाम है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लैंगिक हिंसा के खिलाफ केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो नई चेतना जो अभियान शुरू किया गया है, किसके लिए? जो लैंगिक हिंसा के खिलाफ केंद्र सरकार ने लैंगिक हिंसा को समाप्त करने के लिए या कम करने के लिए नई चेतना का अभियान शुरू किया गया है। और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह जो हैं, इसकी शुरुआत की है इन्हीं के द्वारा। और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो हम 25 नवंबर को मनाते हैं, जिसमें हम महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा को कम करने के उद्देश्य से हम लोग 25 नवंबर को इस डे को मनाते हैं। तो आज की करंट अफेयर्स क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपका हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।